नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। दोस्तों आज हम पशु परिचर भर्ती 2024 के लिए मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 8 करने वाले हैं, जिसमें मैंने और पार्ट ए पार्ट बी यानी कि राजस्थान जीके एवं पशुपालन संबंधित प्रश्नों को शामिल किया है। दोस्तों इस पेपर को देने के बाद में आपको बिल्कुल एग्जाम जैसा फील आने वाला है, तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए ध्यान से देखिए। दोस्तों इस वीडियो के अंदर उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जिसका आपका एग्जाम्स में और आने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का जो राजस्थान जीके का हमारा पहला प्रश्न है वो है, राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा को पृथक करने वाली नदी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा माही नदी। दोस्तों माही नदी द्वारा और डूंगरपुर बांसवाड़ा को पृथक किया जाता है। अगर दोस्तों माही नदी की बात करें तो माही नदी का उद्गम स्थल और मध्य प्रदेश माना जाता है, और ये भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि जो कर्क रेखा है उसे 2 बार काटती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, जनसंख्या के अनुसार राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 8वां। दोस्तों जनसंख्या के मामले में और संपूर्ण भारत में राजस्थान 8वें स्थान पर आता है। वहीं अगर दोस्तों हम पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश राज्य आता है। वहीं अगर दोस्तों क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में संपूर्ण भारत में राजस्थान 10.41% क्षेत्र के साथ और पहले स्थान पर आता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें किस जिले में हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नागौर। दोस्तों राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो खारे पानी की झीलें हैं वो नागौर जिले के अंदर अवस्थित हैं। अगर दोस्तों हम नागौर की बात करें तो नागौर जिले के अंदर जो प्रसिद्ध झील है वो डीडवाना झील है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा झालावाड़। दोस्तों जो राजस्थान का झालावाड़ जिला है जो कि राजस्थान का जो और हाडोती क्षेत्र है उसका एक जिला माना जाता है, जो कि राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यहाँ पर राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा जो औसत वर्षा है वो रिकॉर्ड की जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, रायगढ़ का किला किस ऐतिहासिक व्यक्तित्व के साथ जोड़ा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा शिवाजी। दोस्तों जो रायगढ़ का किला है उसका संबंध और शिवाजी से माना जाता है, जो कि एक प्रसिद्ध मराठा शासक थे जिन्होंने गोरिल्ला और छापामार युद्ध की शुरुआत की थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सवाई माधोपुर। दोस्तों सवाई माधोपुर जिले के अंदर और जो प्रसिद्ध एक रणथंभौर नेशनल पार्क स्थित है। अगर दोस्तों हम रणथंभौर नेशनल की पार्क की बात करें तो इसी के अंदर और जो भारत का एक प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी स्थित है। वहीं यहाँ इसी के अंदर और राणा हम्बीर देव जो चौहान हैं उनका महल हमें देखने को मिलता है। दोस्तों इस अभ्यारण्य के अंदर 1973 के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर जो अभियान था उसकी शुरुआत भी की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का जो हमारा अगला प्रश्न है उस पर बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, मेरे द्वारा जो फैक्ट बताए जा रहे हैं वो वाकई आपको हेल्पफुल लग रहे हैं, तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा जो 7वें नंबर का प्रश्न है वो है, कर्नल जेम्स टॉड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गुरु शिखर। दोस्तों जो गुरु शिखर चोटी है जो कि और सिरोही जिले के अंदर माउंट आबू के अंदर स्थित है, उसे कर्नल जेम्स टॉड ने संतों का शिखर यानी कि द हिल्स ऑफ सेंट कहा है। वहीं अगर दोस्तों हम गुरु शिखर की बात करें तो गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई?
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2009। दोस्तों राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 के अंदर की गई थी। वहीं अगर दोस्तों हम इसकी बात करें तो ये राजस्थान के जयपुर जिले यानी कि राजस्थान की राजधानी में अवस्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है उस पर बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों आज का जो 90 नंबर का प्रश्न है वो है राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो आरपीएससी होता है यानी राजस्थान और पब्लिक सर्विस कमीशन उसके अंदर कितने सदस्य होते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 8। दोस्तों इसके अंदर कुल 8 सदस्य होते हैं जिसमें एक अध्यक्ष एवं 7 अन्य सदस्य होते हैं। अगर दोस्तों हम आरपीएससी की बात करें तो इसकी स्थापना सन 1949 के अंदर की गई थी। तो 1949 के अंदर की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान का कौन सा जिला रॉक फास्फेट खनिज का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है उदयपुर। दोस्तों उदयपुर जिला है जिसके अंदर झाबर कोटड़ा की जो खाने हैं वहाँ से राजस्थान का सर्वाधिक जो रॉक फास्फेट है वो और उत्पादित किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य की प्रथम बार घोषणा कब की गई। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है 1955। दोस्तों 1955 के अंदर और सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य की घोषणा की गई थी। अगर दोस्तों हम सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये राजस्थान के अलवर जिले के अंदर अवस्थित है जो कि अपनी सर्वाधिक मोरों की संख्या के लिए और विशेष प्रकार के तोते और अपनी हरियाली के लिए जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर कौन सा है। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि राजस्थान का और कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट शहर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बांसवाड़ा। दोस्तों राजस्थान का जो बांसवाड़ा शहर है वो कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट माना जाता है। अगर दोस्तों हम कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। वहीं जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। वहीं अगर दोस्तों हम संपूर्ण भारत की बात करें तो संपूर्ण भारत में जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है जो कि 23.5 उत्तरी अक्षांश जो रेखा है उसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है लूणी नदी कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों नाग पहाड़ी अजमेर। दोस्तों जो अजमेर की नाग पहाड़ी है वहाँ से लूणी नदी का उद्गम माना जाता है। वहीं अगर दोस्तों हम लूणी नदी की बात करें तो ये राजस्थान के और 6 जिलों से बहकर और जो कक्षकारण है उसके अंदर ये जाके विलीन हो जाती है जो कि राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 10% भूभाग सिंचित करती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है। अर्थात दोस्तों जो 2.5 दिन के झोपड़ा नामक जो इमारत है वो कहाँ अवस्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा अजमेर। दोस्तों अजमेर शहर के अंदर और जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो अवस्थित है। अगर दोस्तों हम 2.5 दिन के झोपड़े की बात करें तो इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा और संस्कृत पाठशाला को तोड़कर करवाया गया था जिसे और विग्रहराज चतुर्थ जो चौहान प्रसिद्ध चौहान शासक थे उनके द्वारा बनाया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का जो हमारा 15वें नंबर का राजस्थान जीके का प्रश्न है वो है राजस्थान सर्वाधिक किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान सर्वाधिक सीमा साझा करता है। वहीं अगर दोस्तों इसकी बात करें और जो 1600 किलोमीटर है उसकी सीमा साझा की जाती है। वहीं अगर दोस्तों हम मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करें तो चंबल नदी द्वारा और लगभग 250 किलोमीटर है वो बहकर और ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। राजस्थान के 10 जिले और मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो अब हम शुरुआत करते हैं जो पशुपालन संबंधित हमारे प्रश्न हैं उनकी।
तो दोस्तों आज का जो हमारा पशुपालन संबंधित प्रश्न है उस पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न और उनकी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस चैनल पर आपको पशु परिचर भर्ती की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी, जहाँ मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर और जो इसकी फ्री नोट्स है, फ्री पीडीएफ्स है, वो भी उपलब्ध करवाने वाला हूं। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और जी शिक्षा पोर्टल को अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज का जो हमारा पशुपालन संबंधित पहला प्रश्न है वो है, भेड़ में ऊन काटने की प्रक्रिया की क्या कहते हैं। अर्थात दोस्तों जो भेड़ के अंदर ऊन काटी जाती है उसकी प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा शेयरिंग। दोस्तों उसे हम शेयरिंग के नाम से जानते हैं, यानी कि भेड़ के अंदर ऊन काटने की जो प्रक्रिया है उसे शेयरिंग कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, पशुओं का तापक्रम शरीर के किस भाग से नापा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा गुदा। दोस्तों पशुओं का तापमान और शरीर का जो गुदा भाग होता है पशुओं के अंदर उससे नापा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, गाय भैंस में नाड़ी दर किस नाड़ी से ज्ञात करते हैं। अर्थात दोस्तों जो गाय और भैंसें होती है उनकी जो नसें हैं, उनकी उनकी जो नाड़ी है उसका पता लगाने के लिए किस नाड़ी का हम चेक करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑक्सिलियल। जो ऑक्सियल धमनी होती है दोस्तों उससे हम, और जो गाय भैंस होती है उनकी जो नाड़ी है उसका पता लगाते हैं। दोस्तों अगर हम धमनी की बात करें तो धमनियाँ शरीर की वो छोटी छोटी नलिकाएं होती है जिनसे हम शुद्ध रक्त और हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों की ओर जाता है। तो जो ऑक्सियल धमनी है उसके द्वारा उसे जांच करके उसे पकड़ के हम, और शरीर के अंदर जो ब्लड का प्रेशर है और जो हमारी नब्ज है उसका पता लगाया जाता है जो पशुओं के अंदर होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, पशुओं की नस्ल को किस विधि द्वारा सुधारा जाता है। यानी कि जो पशुओं की जो नस्ल होती हैं उन्हें किन विधियों द्वारा सुधारा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा कृत्रिम गर्भधान। दोस्तों कृत्रिम गर्भधान द्वारा और पशुओं की विभिन्न नस्लों को सुधारा जाता है। वहीं पर इनमें जो विभिन्न अच्छे जो किस्म की नस्लें होती हैं वो भी इन विधियों द्वारा पैदा की जाती हैं। तो कृत्रिम गर्भधान पशुओं की नस्लों को सुधारने के लिए एक सबसे बड़ा उपाय है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, लोही किसकी नस्ल है। यानी कि दोस्तों जो लोही है वो किसकी नस्ल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा भेड़। दोस्तों लोही है जो भेड़ की प्रमुख नस्ल मानी जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, अंडे में सर्वाधिक क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा प्रोटीन। दोस्तों प्रोटीन अंडे में सर्वाधिक मात्रा के अंदर पाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है। यानी कि दोस्तों मुर्गी की ऐसी कौन सी नस्ल है जो सर्वाधिक अंडे देती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है व्हाइट लेगहॉर्न। दोस्तों जो व्हाइट लेगहॉर्न नामक मुर्गी है वो सर्वाधिक अंडे देने के लिए जानी जाती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करके हमको बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, मुर्गियों में सबसे घातक बीमारी कौन सी है। अर्थात दोस्तों मुर्गियों के अंदर होने वाली सबसे घातक बीमारी कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रानीखेत। दोस्तों जो रानीखेत होती है वो मुर्गियों के अंदर सर्वाधिक घातक बीमारी मानी जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, कुड़क मुर्गी किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अंडा न देने वाली मुर्गी। दोस्तों अंडा जो मुर्गी अंडा नहीं देती है उसे हम कुड़क मुर्गी के नाम से जानते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, मुर्गों के अंडकोश को निकाले देना क्या कहलाता है। अर्थात दोस्तों जब मुर्गों का अंडकोश निकाल दिया जाता है तो उसके बाद में ये प्रक्रिया है जो क्या कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है खस्सीकरण। दोस्तों मुर्गों का अंडकोश निकालने के बाद में, और इस प्रक्रिया को हम खस्सीकरण के नाम से जानते हैं।
तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है इंटरवेनिस इंजेक्शन कहाँ लगाया जाता है। तो दोस्तों जो इंटरवेनिस नामक इंजेक्शन है वो कहाँ लगाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है नस में। दोस्तों इंटरवेनिस स्टेशन है वो नस में लगाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला और 26वें नंबर का प्रश्न है वो है गौवंश में खुरपका तथा मुंहपका रोग बीमारी होने का क्या कारण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विषाणु। नहीं दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है और कवक। दोस्तों गौवंश के अंदर और जो खुरपका और जो मुंहपका बीमारी है वो कवक यानी कवक और जो कृमि होती हैं उनके कारण होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है थैनेला रोग का क्या कारण है। दोस्तों पशुओं के अंदर होने वाला जो थैनेला रोग है उसका कारण क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा परजीवी। दोस्तों जो परजीवी होते हैं उनके द्वारा पशुओं के अंदर और थैनेला रोग किया जाता है। अगर दोस्तों इसकी बात करें तो जो थैनेला रोग है जो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया नामक जो परजीवी होता है उसके द्वारा होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला और 28वें नंबर का प्रश्न है वो है मादा के बच्चों देने के तुरंत बाद ही मादा के स्तर से नवजात बच्चे के लिए निकलने वाला क्षरण क्या कहलाता है। अर्थात दोस्तों जब किसी मादा के बच्चा पैदा होता है उसके बाद में जो नवजात जो उसके स्तन होते हैं उनसे जो निकलने वाला क्षरण है वो क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा खीस। तो दोस्तों उस नवजात क्षरण को हम खीस के नाम से जानते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुर्गी में अंडा बनने में कितना समय लगता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 24 घंटे। दोस्तों 24 घंटे के अंदर और मुर्गी के अंदर अंडे का निर्माण हो जाता है। तो इस वीडियो के अंतिम प्रश्न है वो इस प्रकार है दोस्तों, दुग्ध में शर्करा क्या कहते हैं। अर्थात दोस्तों दूध के अंदर जो शर्करा का प्रकार है वो क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा लैक्टोज। दोस्तों दूध के अंदर लैक्टोज नामक शर्करा पाया जाता है। दोस्तों इस प्रकार हमने इस वीडियो के अंदर और राजस्थान जी के पशुपालन संबंधित टॉप और जो 15 से जो 13 क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप पशु परिचर भर्ती की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही हमारे साथ जुड़ें और हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमको बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।